सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। देखिए, हम लोग क्रम जो हमारा चल रहा है इस समय अध्ययन का, और वो अध्ययन का जो क्रम है वो राजनीति विज्ञान विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध है। तो हमने इसमें दो विषयों पर हमने बात कर ली थी। एक समाजशास्त्र पे बात कर ली थी और दूसरी हमने आपके साथ इतिहास पे चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो हमारा इशू होगा, आज का जो हमारा जो मुद्दा है, वो आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कौन एक विषय दूसरे विषय को क्या देता है, क्यों। क्योंकि देखिए, अर्थशास्त्र का जो विषय है वो अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है। राजनीति विज्ञान का जो विषय है वो राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं या मानव के जो क्रियाकलाप है, सरकारों का जो कार्य है, उसके बारे में अध्ययन करना। लेकिन अगर आप देखेंगे कि दोनों का अंतर संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका अध्ययन करने की हमें आवश्यकता पड़ गई। और आपको एक चीज़ मैं और भी यह बता दूं कि ये बहुत सारे प्रश्न जो हैं यह पूछे भी जाते हैं, ये सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, और ख़ास करके जो लोग पीसीएस दे रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे राइटर्स, और मैं इस जो पॉलिटिकल साइंस में जो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशंस आपको बताऊंगा, तो एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि हम कौटिल्य की बात करते हैं, कौटिल्य की बात करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में इसका जो अर्थ दिया गया है वो अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। लेकिन उस अर्थव्यवस्था को राज्य के माध्यम से कैसे चलाया जाए, तो ये जो इम्पोर्टेंस हमारा कौटिल्य जब चर्चा करता है तो हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए इस विषय की महत्ता बढ़ जाती है, और इसीलिए हमें इसका अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। हम इसको 4 फेजेज में बांट के पढ़ेंगे। 3 तो हमारे पर्टिकुलर फेज होंगे, उन फेज में हम बताएंगे फेज 1 में क्या चल रहा है। हम एडम स्मिथ, माल्थस, रिकॉर्डर, तमाम तरह के लोगों की बात करेंगे। हम उपयोगितावाद की बात करेंगे सेकंड फेज में, और फिर मार्क्सवाद की बात करेंगे हम थर्ड फेज में, कि किस तरह इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे कैसे बदलता गया। लेकिन जिस रूप में हम पहले देख रहे थे उसी रूप का जो उद्देश्य था वो लास्ट तक उसी तरह चलता रहा। फिर हम सेकंड उसमें देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस ने हिस्ट्री को क्या दिया और हिस्ट्री ने पॉलिटिकल साइंस को क्या दिया, और लास्ट में हम देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर थे। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे, बहुत सारी थियरीज आएंगी। क्यों? क्योंकि मैं इसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ा रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन लेवल पे इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मैं ट्रैकल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ जब आप मेहनत कर रहे हैं और इस कोविड के दौर में जब आप पढ़ रहे हैं तो क्यों ना चीज़ों को हम बहुत गहनता के साथ अब पढ़ें। तो मैं स्टार्ट जब करूंगा तो स्टार्ट में मैं भूमिका को किस तरह हमें स्ट्रक्चरलाइजेशन करना है, किस तरह स्ट्रक्चर हमें भूमिका का बनाना है, किस तरह उसके थ्योरीज का हमें बनाना है, किसके बाद कौन सा आर्गुमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो उस समय इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ जाती है, और आंसर राइटिंग के लिए आवश्यकता होती है कि उसको हम कितनी अच्छी फ्रेमिंग दे पा रहे हैं। अगर आप फ्रेमिंग अच्छी नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो उसे चाहिए था, जिस तरह का वो होना चाहिए था, उस तरह का नहीं हो पाता, और जो आपकी मार्किंग होती है, मार्किंग आपकी लूज हो जाती है। तो कितनी चीज़ें उसमें पूछी जा रही हैं, कितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, उतनी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हम अरस्तु की बात करेंगे, प्लेटो की बात करेंगे, हीगल की बात करेंगे, मार्क्स की बात करेंगे, करंट में तमाम सारे, हम यहाँ तक कि देकार्त की भी हम यहाँ तक बात करेंगे, फिलॉसफी को भी हम जोड़ेंगे यहाँ पे। कौटिल्य की तो बात हम कर ही रहेंगे, एडम स्मिथ की हम बात कर रहे होंगे, कौन सी उनकी किताबें थी, किस सन में किताब, कौन सी किताब में कौन से थियरी दे रहे थे। इन सारी चीज़ों पर जब हम चर्चा करेंगे तो एक आपका विस्तृत अध्ययन होगा, और जो आपके यहाँ से जो यूजीसी नेट के लिए खास करके आपको 1 या 2 सवाल यहाँ से बहुत आसानी के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे टच होंगे। और जो मैं आपको ये सीरीज जो आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का अन्य विषयों के साथ जो संबंध है, राजनीति विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ जो संबंध है, अब मान के चलिए कि यहाँ से आपको कम से कम यूजीसी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पुटअप होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ तो जो संपत्ति की बात जो लोग प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो, जो लोग भी कर रहे होंगे, इन सारे लोगों की मैं चर्चाएं करूंगा, इन सारे लोगों की थियरीज की मैं चर्चा करूंगा। कहीं ना कहीं किताबें पूछ ली जाती, कभी ना कभी थियरी पूछ ली जाती है, तो उन सारे इश्यूज पे हम आपसे बात करेंगे। तो मैं बोर्ड में आप लोगों को थोड़ा सा मैं इंडिकेट करते हुए भूमिका से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करें। चलिए मित्रों, बहुत गौर से देखिएगा कि अगर हमने पहले आपको बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस और प्लस इकोनॉमिक्स, इन दोनों का जो रिलेशंस है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने के नाते इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अब देखिए किस में हम किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाती है। अगर हम क्या कहते हैं, हम अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करेंगे तो आर्थिक जीवन की आप चर्चा कर रहे होंगे,
आर्थिक जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, आर्थिक जीवन संबंधित क्या क्या चीज़ें होंगी, आपका उत्पादन होगा, आपका विनिमय होगा, आपका वितरण होगा, आपका उपभोग होगा, आपका व्यय होगा। ये तमाम सारी चीज़ों की आप चर्चा किस में कर रहे होंगे, आप चर्चा करेंगे आर्थिक जीवन की प्रणाली में। आर्थिक व्यवस्था जो आपकी होगी, आप इसका अध्ययन कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आप किसका अध्ययन करेंगे, राज्य के अध्ययन, अगर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन की बात आप करेंगे, तो यहाँ पर हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सरकारों की बात कर रहे हैं, हम राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, राज्य के विकास की बात कर रहे हैं, हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं। हम इन सारी चीज़ों के अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन बातों का अगर आप आधार देखेंगे, इन बातों का आधार कहीं ना कहीं क्या नाम है आपको दिखाई पड़ेगा। इनका जो बेस है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे टिका हुआ। क्यों? क्योंकि राजनीतिक संस्थाएं अगर बेहतर हो गई हैं, अगर मानव का जीवन उच्च स्तर का होगा, मानव को अगर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होगी, वह कौन उपलब्ध कराएगा? वह राज्य उपलब्ध कराएगा। राज्य अगर उपलब्ध कराएगा, राज्य अगर ये व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था के साथ वो क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम आपसे बात करने के लिए आज इस क्लास में हम लोग उपस्थित हुए। तो मित्रों, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, एक चीज़ और ध्यान से देखिए, अर्थशास्त्र जो है समाज में धन के उत्पादन और वितरण है। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्पादन है और वितरण है से संबंधित है। केवल एक्चुअली जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर देखा जाए इन सारी चीज़ों को अगर दो ही शब्दों में अगर आपको डिफाइन करना हो, दो ही शब्दों में अगर आपको बताना हो तो उन्हें आप सरलतम रूप में बता सकते हैं कि यह उत्पादन और वितरण के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। अब भौतिक संसाधन जो होते हैं समाज तथा व्यक्ति के दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो भौतिक संसाधन आपके सामने जो है वो समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के लिए, क्योंकि व्यक्ति जो बना है, व्यक्तियों के समूह से किसका निर्माण हुआ है, समाज का। समाज में कौन रहता है, व्यक्ति ही तो रहता है, इसलिए दोनों का ही महत्वपूर्ण उसमें स्थान है। यह एक सच्चाई है कि ऐसे आर्थिक संबंध व संस्थाएं राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। देखिए, ये कहना यह चाह रहे हैं कि यह जो व्यवस्था है, जो हमका इकोनॉमिकल जो रिलेशनशिप आपका है, ये जो रिलेशनशिप जो आपका बनेगा, ये जो पॉलिटिकल प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस जो होगा, इन्हें कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा? अगर आप करंट के रूप में एग्जाम्पल ले लें, अंबानी, अडानी, इन लोगों की अगर आप चर्चा करते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल जो प्रोसेस आपका होता है, क्या इनको प्रभावित करते हैं, नहीं करते हैं? स्पष्टता दिखाई पड़ता है कि यह क्या कहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। दूसरा देखिए, आर्थिक पक्ष की देखभाल राज्य और सरकार का मूल कर्तव्य है। आर्थिक पक्ष जो आपका इकोनॉमिकल जो एक्सेप्ट जो होता है, इसका जो राज्य और सरकार का क्या है, यह सबसे मेन पहलू है कि इस पर नियंत्रण हमेशा बना रहे। ये जो सरकार का जो नियंत्रण है वो किस पे होना चाहिए, वो इकोनॉमिकल जो आपका जो इकोनॉमिकल जो पक्ष है इस पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्यों होना चाहिए, क्या रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि समाज का जो कल्याण है वो किस पे निर्भर है, आर्थिक योजनाओं पे निर्भर होता है। अगर आपकी आर्थिक योजनाएं बेहतर होंगी तो समाज में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से चल पा रही होंगी। इसलिए राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र के साथ गहनता के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो मैंने आपको भूमिका जब आप लिख रहे होंगे तो अब इस तरह की चीज़ें आएंगी कि कैसे जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा कैसे है? क्योंकि वो समाज कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है, सामाजिक उत्थान की बात कर रहा है, इसलिए क्या नाम, राज्य और सरकारों का नियंत्रण जो होना चाहिए अर्थव्यवस्था पर होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ और भी, क्यों दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्यों कभी कभी इसको अर्थविज्ञान, राजनीतिक अर्थविज्ञान भी कहा गया है। राजनीतिक अर्थविज्ञान भी कहा गया है। यह दोनों एक ही विषय के रूप हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है, मैं अभी बताऊँ, उन विद्वानों की भी मैं चर्चा करूँगा। देखिए, प्राचीन काल की अगर चर्चा कर लें, प्राचीन काल की अगर आप चर्चा करेंगे कौटिल्य की, तो कौटिल्य ने कहा था जो पॉलिटिकल जो बिहेवियर होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर जो होता है, इसकी चर्चा उसने किस में की थी, अर्थशास्त्र में की थी। वो कहता है यद्यपि ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन उस काल में यह राजमर्मज्ञता का मतलब क्या होता है, राज्य की क्या कहते हैं, उत्थान के लिए, राज्य की प्रबलता के लिए, राज्य की सुदृढ़ता के लिए, राज्य की सुनिश्चितता के लिए यह बहुत श्रेष्ठतम माना जा रहा था।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के श्रेष्ठतम तत्वों को मिलाकर उसने एक परिकल्पना की। उसके अर्थ में मानव और सामग्री का संगठन और अनुरक्षण भी शामिल होता है। वो कहता है कि मानव होना भी चाहिए, मानव के साथ साथ जब तक सामग्री नहीं होगी तब तक इन दोनों के अनुरक्षण और संरक्षण दोनों की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। और राज्य की अगर जिम्मेदारी होगी तो वो क्या होगा? हमेशा क्या कहते हैं, कल्याणकारी होगा और सभी लोगों के विकास के लिए होगा, सभी लोगों के लाभ के लिए होगा। देखिए, अरस्तु की एक किताब की भी मैंने पहले तो चर्चा एक बार मैं कर चुका हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि राज्य क्या है, राज्य की आधुनिक परिभाषा और राज्य की परंपरागत क्लासिकल और ट्रेडिशनल थियरीज के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने अरस्तु की भी चर्चा की थी। अरस्तु की एक किताब है पॉलिटिक्स। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से देखते जाइए किताबों को, क्योंकि आप लोग भी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। तो इसने पॉलिटिक्स में इसने अर्थशास्त्र को यहाँ पर कहा है कि यह घर की गृहस्थी की व्यवस्था की कला माना है। देखिए, वहाँ पे मैं बता रहा था कि वो राजनीति विज्ञान को कला माना जाए, विज्ञान माना जाए। यहाँ पे कहता है अर्थशास्त्र को चलाने के लिए ये जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं वो क्या है? कला की तरह हैं बिल्कुल। उसने राजनीतिक दर्शन का इसको अविभाज्य अंग माना, जबकि ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन इसने कहा कि राजनीति का जो दर्शन है उसका एक अर्थशास्त्र क्या है? अविभाज्य अंग है। ये क्यों? क्योंकि देखिए, यह क्या कहते हैं, यह व्यक्ति जो था ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन उसने उसके बाद भी पॉलिटिकल फिलॉसफी की चर्चा करते हुए इसने अर्थशास्त्र के साथ जोड़कर हम लोगों को बताने की कोशिश की। देखिए, ग्रीक विद्वान जब आते हैं, ग्रीक विद्वान क्या कहते हैं? ग्रीक विद्वानों ने भी अर्थशास्त्र को राजनैतिक अर्थशास्त्र कहा। उन्होंने राजनैतिक अर्थशास्त्र कह दिया इसको। राजनीतिक शास्त्र का कहने का मतलब उनका यह नहीं था कि अर्थशास्त्र राजनीति या राज्य का ही एक हिस्सा है, बल्कि वो यह कहना चाह रहे थे कि इसका जो आरंभ होता है राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्ययन से हुआ है। क्योंकि जब आप पहले देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस, मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ये सारे विषय और सोशियोलॉजी, ये सारे विषय कैसे चलते थे? एक साथ चलते थे। बाद में धीरे धीरे अलग हुए ना, इसलिए अलग होने की दशा में यह क्या है ना, विषय अलग अलग जब होने लगे तो ग्रीक यही कहते हैं, ग्रीक जो विद्वान होते हैं, ग्रीक विद्वान यही कहते हैं कि यह जो अर्थशास्त्र है वो कैसे अलग है, वो कैसे अलग करने की दशा में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंतर्गत मुख्यतः सरकार, राष्ट्र के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैंने आपसे चर्चा की थी कि धीरे धीरे राजनीतिक सिद्धांत ने अपना संबंध तोड़ लिया और हस्तक्षेप, लेसर-फेयर की जो बात आती है 19वीं शताब्दी में, उन्होंने क्या नाम है, घोषणा की कि वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं उनमें और बाजार की जो प्रवृत्ति पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर बाजार में जो उत्पादन है हमारा, अगर उस पर कीमतों का नियंत्रण नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, जो व्यवस्था है, सरकारी जो तंत्र है, वो तंत्र हमारा भ्रष्ट हो जाएगा, तंत्र हमारा टूट जाएगा। तो कहता कि मूल्यों पर नियंत्रण कौन करेगा, उत्पादन पर नियंत्रण कौन करेगा? यह दोनों कार्य कौन कर रहा होगा? राष्ट्र कर रहा होगा, राज्य कर रहा होगा। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। तभी वो कहता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, एडम स्मिथ साहब आते हैं। एडम स्मिथ साहब क्या कहते हैं? इन्होंने राष्ट्र की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने कहा कि जनता एवं राज्य को समृद्ध करने वाला शास्त्र है। जनता और राज्य को क्या है, समृद्ध का। जनता किसका पक्ष हो गया? इकोनॉमिक का पक्ष हो गया। और राज्य किसका पक्ष हो गया? ये पॉलिटिकल साइंस का पक्ष हो गया। तो कहता है ये दोनों जो पक्ष हैं, या दोनों पक्ष किसके हैं? राष्ट्र को क्या कहते हैं, समृद्ध करने वाले हैं, राज्य को क्या कहते हैं, मजबूत करने वाले हैं। इस तरह का विचार एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में दिया। राज्य के राष्ट्रों की संपत्ति संबंधी विचारधारा इन्होंने इस प्रकार दिया। एडम स्मिथ ने एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एडम स्मिथ ने इस बात पर और भी बल दिया है कि राजनीतिक वैज्ञानिक, ध्यान से दीजिएगा, वैज्ञानिक आर्थिक जीवन का अध्ययन दो श्रेणियों में कर सकते हैं। इसलिए देखिए, वैज्ञानिक आर्थिक, अब साइंटिफिक, जो आपका साइंटिफिक इकोनॉमिक्स की जो बात की है उसने, इसको दो श्रेणियों में उन्होंने बांटा है। पहली श्रेणी देखिए क्या कह रहे हैं, पहली श्रेणी में कहती है वास्तविक व्यवस्था, जो आपकी वास्तविक व्यवस्था है, व्यवस्था, संगठन तथा राजनीतिक
राजनीतिक जीवन पर उसके संभाव्य प्रभाव, ध्यान से देखिएगा इसको, व्यवहारिक वास्तविक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, फिर राजनीतिक जीवन की बात कर रहे हैं, उसके जो प्रभाव, इन सब का इन्फ्लुएंस क्या है, तीनों के कोऑर्डिनेशन को जोड़ते हुए इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। और दूसरे वाले में कह रहे हैं कि वे ध्येय, वे जो हमारा उद्देश्य है, जो संगठन को प्रेरित करता है, एक साथ जोड़े रहता है, तब जाके क्या कहते हैं, यह दोनों काम किसके माध्यम से हो रहे हैं, एक काम पॉलिटिकल साइंस कर रहा होगा, दूसरा काम कौन कर रहा होगा, इकोनॉमिक्स कर रहा होगा, तब हम वेल्थ ऑफ नेशन की बात कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तब हम वेल्थ ऑफ नेशन की बात कर पाएंगे, दो ध्येयों के माध्यम से बताने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। इसी में देखिए क्या कहते हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत आए, जो कि फ्रांस में एक फिजियोक्रेट समूह के थे। फिजियोक्रेट्स एक समूह था। इस समूह ने क्या कहते हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे अपने सिद्धांत का प्रथम निर्माण का श्रेय जाता है। प्रथम निर्माण का श्रेय अगर देखा जाए तो फिजियोक्रेट्स को जाता है, जिसने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बात की है। इस सिद्धांत के जो मुख्य प्रतिपादक जो माने जाते हैं, वो किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ हैं, माल्थस हैं तथा रिकार्डो हैं। ये तीन राइटर्स आपके हैं, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि अगर हम पहले फेज की बात में, देखिए आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था कि हम कुछ फेजेज की बात करेंगे। फर्स्ट फेज की अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट फेजेज में एडम स्मिथ साहब आए। एडम स्मिथ ने दो चीज़ों पे चर्चा की है, द थियरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, द थियरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, और दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक मैन। इस थोड़ा सा इसको आप लोग किताब को चेक कर लीजिएगा, थियरी ऑफ इकोनॉमिक मैन। ये दो किताबों की चर्चा करते हैं एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ की जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन थी, मैंने आपको पहले बता दिया है। इस वेल्थ ऑफ नेशन में दो सिद्धांत ये दिए हैं। ये दोनों सिद्धांत जो मैंने पहले अभी आपको बताया था वही सेम थे ये। और इसी में क्या कहते हैं, राज्य के इन्होंने तीन कृत्य बताए हैं। उन्होंने बताया कि वेल्थ ऑफ नेशन में जो राज्य के, जो राज्य या राष्ट्र के जो भी क्या नाम है तत्व होंगे, कौन कौन से होंगे, क्या कार्य करेगा, क्यों इतनी आवश्यकता पड़ रही है। आवश्यकता पड़ने का क्या है, सुरक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जस्टिस, न्याय होना चाहिए। तीसरा, सार्वजनिक निर्माण होना चाहिए। अब देखिए सार्वजनिक निर्माण कहाँ से होगा, सार्वजनिक निर्माण इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सिक्योरिटी कहाँ का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर ये चीज़ें नहीं हो तो कैसे संभव है भाई। जस्टिस तो आप कर सकते हैं, लेकिन यह दो पार्ट आपके किस पे हैं, इकोनॉमिक्स पे डिपेंड हो जाते हैं, और ये पॉलिटिकल पे आपका डिपेंड रहता है। तभी तीनों के तालमेल से कोई भी राज्य बेहतर तरीके से यही तीन कार्य करके सफलता अर्जित कर सकता है। क्लियर है? मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए इसी में बात करेंगे जो एडम स्मिथ, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मैं इसलिए कलर चेंज कर देता हूँ। एडम स्मिथ साहब ने क्या नाम है, एक चीज़ और भी कहा है कि राज्य को दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक होता है रेफरी और एक होता है क्या कहते हैं आपका कैप्टन। इसमें इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, कैप्टन टीम को लीड कर रहा होता है, रेफरी केवल निर्णय दे रहा होता है। तो कहता है कि राज्य को यहाँ पर, राज्य की जो भूमिका होनी चाहिए, राज्य की भूमिका हमेशा रेफरी की नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसकी होनी चाहिए, कैप्टन की भूमिका में होनी चाहिए। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। ये कहता है कि राज्य की जो भूमिका होनी चाहिए वो रेफरी की भूमिका हमेशा निभानी चाहिए, ना कि कैप्टन की भूमिका। क्यों? कैप्टन केवल निर्देश देता है, आदेश देता है, और रेफरी क्या होता है, रेफरी जजेस का काम करता है, न्याय का कार्य करता है। तो ज़्यादा बढ़त किसकी हो जाती है, ज़्यादा बढ़तपन किसका है, न्याय का है, न्यायाधीश का है। तो कहता है कि राज्य के यहाँ पे जो राज्य का कार्य होने चाहिए, राज्य की जो भूमिका होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, राज्य की भूमिका हमेशा सकारात्मक होने के साथ साथ रेफरी की होनी चाहिए, कैप्टन की भूमिका में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? देखिए माल्थस की हम बात करेंगे। फर्स्ट फेज में हम, दूसरा राइटर आपका माल्थस का है। माल्थस साहब ने क्या नाम है, एक बुक है इनकी, ऑन एसे ऑन प्रिंसिपल, ऑन एसे ऑन प्रिंसिपल। इस किताब प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, देखिए इन्होंने क्या कहते हैं कि
अपनी इस किताब में कुछ सिद्धांत दिए हैं, पॉपुलेशन सिद्धांत जो दिए हैं उसको जनसंख्या को लेकर सिद्धांत की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी किताब बहुत पूछी जाती है। इस किताब में जो जनसंख्या थ्योरी ऑफ जो पॉपुलेशन दिया है, उस पॉपुलेशन में दो चीज़ें उन्होंने बताई है, एक जनसंख्या की बात की है और दूसरी संसाधन की बात की है। जिस जनसंख्या की जो बात की है, ये ज्यामितीय आधार पर तरीके से बढ़ने की बात की है, बढ़ता है, और जो संसाधन की बात की है ये अंकगणितीय आधार पर यह बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो थियरी ऑफ पॉपुलेशन दिया उसके दो बेस पॉइंट जो हैं वो है जनसंख्या और क्या है रिसोर्सेज। आपका पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज जो आपके हैं वो क्या कहते हैं, अंकगणित के आधार पर बढ़ते हैं, और जो जनसंख्या है वो टेक्नोमेट्री या ज्यामिति के आधार पर आपकी उसकी बढ़ने का उसने एक वो बताया है कि किस तरीके से वो बढ़ रहा है। तीसरे जो इसी फर्स्ट फेज में आज के जो थर्ड राइटर हैं उनका नाम है रिकार्डो की एक फेमस पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड टैक्सेशंस। द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशंस। इसमें दो प्रमुख सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। देखिए, दो प्रमुख सिद्धांत इन्होंने भी दिए हैं, या दो प्रमुख सिद्धांत इनके। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने एडम स्मिथ में भी दो सिद्धांत आए हैं, आपके क्या नाम है माल्थस साहब ने भी दो सिद्धांत दिए अपने द थियरी ऑफ पॉपुलेशन में, और रिकार्डो भी यहाँ पे दो सिद्धांत दे रहा है। थ्योरी ऑफ एडवांटेज में दो तरह के ये सिद्धांतों की बात कर रहा है, एक अधिशेष का सिद्धांत की बात कर रहा है, एक मूल्य का श्रम सिद्धांत की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अधिशेष का सिद्धांत और मूल्य एवं श्रम का सिद्धांत की बात करता है। ये तो इन फेजों की बात आ गई। इसने बहुत ज़्यादा नहीं कहा, इसने ये कहा कि आपके जो टैक्सेस होने चाहिए वो क्या आधार करेगा, राज्य कैसे तय करेगा, टैक्स क्यों लिया जा रहा है। टैक्स इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि राज्य इससे क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जो असहाय लोग हैं उनका विकास करेगा, उनको क्या करेगा, एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, कुछ ना कुछ बेसिक नीड्स जो होती हैं, जो सामान्य क्या कहते हैं आपकी जो जीवन की जो स्तर की जो चीज़ें होती हैं उन्हें वो उपलब्ध कराने की बात करता है। वो किसके माध्यम से करेगा, इनके माध्यम से करेगा। दूसरा थ्योरी में वो कहता है कि मूल्य का श्रम सिद्धांत। मूल्य का श्रम सिद्धांत का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने श्रम का मूल्य तय करने का पूरा अधिकार है। वह अपने मूल्य को, अपने श्रम को, जो उसने श्रम किया है उस श्रम का उसे कितना प्रतिफल चाहिए, कितना रुपया चाहिए, वह उसके पास पूरा अधिकार है। वह उसके बार्गेन कर सकता है, वह लेने के लिए कोई भी उसको रोक टोक नहीं कर सकता है। वह अपने आप अपने विकास के लिए जितना उसको आवश्यकता लगती है उतना वह उस पर आपसे बार्गेन कर सकता है। ये थ्योरी एडवांटेज की बात कर रहा था, दो तरह के एडवांटेज की उन्होंने चर्चाएं की हैं। देखिए, अगर हम सेकंड फेज की बात करें, पहले फेज की मैंने बात कर ली, सेकंड फेज की अगर आप बात करते हैं तो देखिए सेकंड फेज में हम उपयोगितावादी दर्शन की बात करते हैं। उपयोगितावादी दर्शन को अगर कहा जाए तो ये आत्मपरक सिद्धांत है। आत्मपरक सिद्धांत, ध्यान से इसको नोट करिएगा कि आत्मपरक उपयोगितावादी को और किस नाम से जाना जाता है या और किस नाम से कहा जाता है, तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो आत्मपरक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत की विशिष्टता यह है कि इसमें राज्य की नीति के लिए आत्मपरक आधार पर कुछ चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं। उपभोक्ता का संतुष्टिकरण है, जो उपभोग कर रहा है उसकी जो संतुष्टि है उसका एक्चुअली सीधा सिद्धांत इसने दिया है। उपयोगितावाद का मतलब है कि जो भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। तो बेसिकली जो पहला फेज था वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस सिद्धांत को आगे चलकर कुछ राजनीतिक जो अर्थशास्त्री हुए उन्होंने ऑस्ट्रियन स्कूल के नाम से प्रचलित किया। तो ध्यान दीजिएगा आप कि पहला उपयोगितावाद तो किस नाम से, आत्मपरक के नाम से। आत्मपरक को बाद में किस नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रियन स्कूल के नाम से प्रचलित हुआ। अगर कभी ये सवाल आता है मेंस में तो एक्चुअली नहीं पूछा जाएगा,
बट अगर कहीं पे आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाता है ऑस्टिन स्कूल से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे ऑस्टिन स्कूल क्या कहते हैं, इकोनॉमिक का वह फेज है जो उपयोगितावादी दर्शन के आत्मपरक सिद्धांत के बाद कुछ विद्वानों के द्वारा यह एक नया सिद्धांत, उसी का नाम को परिवर्तन करके ऑस्ट्रियन स्कूल के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो प्रमुख विचारक इसके जो थे, जो सिद्धांत को जो बनाने वाले थे या इसको जो नाम देने वाले थे, उनका नाम था बारवरिक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यह पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा फोकस देकर इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ। बारवरिक का नाम आप जरूर याद रखिएगा, किसके लिए, ये ऑस्टिन स्कूल के नाम से फेमस था। हम बात करेंगे थर्ड फेज की अब, कि थर्ड फेज में ऐसा क्या चल रहा था, थर्ड फेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, और थर्ड फेज में हम किसकी बात कर रहे होंगे। थर्ड फेज में मैंने आपको बताया था हम पूंजीवाद की बात करेंगे, एक नया शब्द आ रहा होगा। पूंजीवाद जो है सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त शोषण के विरुद्ध है। हमने पहले बताया था ना, कार्ल मार्क्स की बात हम कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स कैसे फेमस हो रहे हैं, कार्ल मार्क्स फेमस हो रहे हैं 19वीं शताब्दी में अपनी एक कृति लिखते हैं, उस कृति का नाम होता है क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के 1859 में किताब ये लिखी जाती है। इस किताब में उन्होंने राजनीति व्यवस्था का एक नया दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, एक पूरा बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल हंगामा सा मचा दिया कि पॉलिटिकल साइंटिस्टों के बीच में अपनी थ्योरी देके अपनी जो किताब लिखी थी क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1859 में, इस किताब में उन्होंने जो दृष्टिकोण दिया वो काबिल तारीफ दृष्टिकोण था। उसने पूरी की पूरी व्यवस्था ही बदल दी। उसने उस पूंजीवाद का नया कॉन्सेप्ट दे दिया, उसने सर्वहारा कॉन्सेप्ट दिया, उसने बुजुर्ग वर्ग का कॉन्सेप्ट दे दिया। यह जो कॉन्सेप्ट जब आए तो इसने बताया कि राजनीति को, सामाजिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित करती है, कैसे चीज़ें बदलती हैं। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा था। तो मार्क्सवादियों के अनुसार अगर आप पूंजीवाद के समाज में, राज्य सदैव पूंजीपतियों के हित में कार्य करता है। पूंजीपतियों के हित में कार्य करता है कौन, ये राज्य करता है। राज्य का जो आर्थिक हस्तक्षेप है पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें अनपेक्षित है। वह केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था के राज्य को हस्तक्षेप करना उसको, बल्कि समाजवाद के लिए करना चाहिए। समाजवाद के लिए हस्तक्षेप ना करके किसके लिए कर रहा है, वह हस्तक्षेप कर रहा है पूंजीपतियों के लिए। मार्क्स ने राजनीति को राजनीतिक अर्थशास्त्र का एक अंग मात्र माना है। उसने कहा कि जो राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र का और राजनीतिक अर्थशास्त्र का एक केवल अंग मात्र माना, एक पार्ट माना, उसका एक हिस्सा माना है। उसने कहा, यहाँ तक कहा है कि मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को राजनीति शास्त्र का अंग मानने की बजाय राजनीति को अर्थशास्त्र का एक पहलू माना है। उसने कहा कि यह दोनों, इधर आपकी राजनीति है, इधर आपकी पूंजी है, तो यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों को आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। तो मार्क्स की यहाँ पे किताब 1859 की किताब महत्वपूर्ण हो जाती है, और मार्क्स पॉलिटिकल साइंस को और इकोनॉमिक्स को एक साथ जोड़ के देखता है, और वो कहता है कि अगर किसी व्यवस्था को बेहतर चलाना है तो उस बेहतर चलाने के लिए दोनों का जुड़ा होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, एक और सकारात्मक उदारवाद की भी हम बात करेंगे कि सकारात्मक उदारवाद क्या कहता है। सकारात्मक उदारवाद का जो सिद्धांत है वो जी.एस. मिल साहब दे रहे हैं। इनकी जो किताब है वह है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें ये स्पष्ट रूप से इनके सिद्धांत दिखाई पड़ते हैं, और इस सिद्धांत के माध्यम से वो सकारात्मक जो उपयोगितावाद की जो बात कर रहे हैं वह उसको वो दर्शाने की बात कर रहे हैं। और सकारात्मक जो उपयोगितावाद है ये किसके पक्ष में है, ये सामाजिक हित में है। अगर कभी ये सवाल पूछा जाता है कि प्रिंसिपल जो जी.एस. मिल की जो साहब की जो पुस्तक है, इस पुस्तक में एक्चुअली क्या चीज़ उसने डिफ़ाइन किया है, तो उस डिफ़ाइन किसको करेंगे आप, सामाजिक हित को डिफ़ाइन करता है। वो कहता है कि मिल के अनुसार जो है राज्य व्यापक सामाजिक हित में हस्तक्षेप कर सकता है। वो लेसस फेयर हस्तक्षेप की बात नहीं करता, वो हस्तक्षेप की बात करता है। कहता है कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिए। इस धारा का जो उदय है मार्क्सवाद के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। अगर पूछा जाए कि सकारात्मक उदारवाद का जन्म कैसे हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद की जो विरोध का जो ये है क्या है, परिणाम है ये।
सुधार नहीं, परिणाम है, उसके बाद ही उत्पन्न हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीवाद में भेद की अवस्था आने पर राज्य का आर्थिक कर्तव्य और महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर भेद की नीति दिखाई दे रही है तो राज्य का क्या कहते हैं, राज्य का जो कर्तव्य है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य का कर्तव्य भेद को क्या है, समाप्त करना है, सभी लोग क्या है, एक साथ लेके चलना है। इसीलिए क्या कहते हैं, सकारात्मक उदारवाद की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस धारा के अगर प्रमुख क्या नाम प्रतिपादक की अगर आप चर्चा करेंगे, किसने इसको प्रतिपादित किया है, तो एक अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, मिस्टर कीन्स, नोट कर लीजिएगा, मिस्टर कीन्स हैं। कीन्स के अनुसार इन्होंने, देखिए कीन्स ने क्या थ्योरी दी, कीन्स की आवश्यकता क्यों पड़ गई। उन्होंने कहा कि मंदी के दौरान राज्य को सार्वजनिक निर्माण करने का रोजगार का सृजन करना चाहिए। अगर मंदी है तो सार्वजनिक निर्माण के लिए रोजगार का सृजन, सभी लोगों के, सार्वजनिक का मतलब क्या है, सभी लोगों के हित के लिए, सभी लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण की योजना के अंतर्गत रोजगार का सृजन करना चाहिए। रोजगार के सृजन से क्या होगा, उसमें भोग में वृद्धि होगी। लोगों से जब रोजगार हमारे पास मिलेगा तो रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा। भाई देखिए, आपके पास नौकरी है और यहाँ राज्य को क्या कहते हैं, सामान तैयार कराना है। तो सामान कब बिकेगा, जब आप हमारे यहाँ नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा करेंगे तो हमारा सामान खरीदेंगे, और यह क्या कहते हैं, एक चक्र चलता रहेगा ये। और यह चक्र चलना इकोनॉमिक्स में बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बेहतर नहीं है। तो कीन्स महोदय कहते हैं कि रोजगार के सृजन से भोग में वृद्धि होगी और जिससे आर्थिक जो भेदी है, आर्थिक जो विपन्नता है वो क्या होगी, दूर किया जा सकेगा, तथा पूंजीवाद के संकट को बचाया जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। पूंजीवाद के संकट को अगर खत्म करना है तो क्या होगा, हम सभी लोग रोजगार को प्राप्त करें, और रोजगार को प्राप्त करने से हमारे पास आय आएगी। आय के माध्यम से क्या होगा, हम पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को तोड़ के हम यहाँ से सामानों को खरीदना शुरू कर देंगे। हमारी जो खरीदने की जो शक्ति होगी वो बढ़ेगी। उसके बढ़ने से क्या होगी, हमारा जो जीवन का स्तर है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। हम क्या होंगे, पूंजीवादियों के समान होने की कोशिश करेंगे, लालसा बनाएंगे या उनके करीब होने के करीब जाएंगे। इस तरह की बातें यहाँ पर आती हैं। देखिए, एक गलब्रेथ की भी मैं चर्चा कर दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल पूछा जाता है, खास करके यूजीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। गलब्रेथ की जो एक किताब है, इसकी किताब का नाम है इंडस्ट्रियल स्टेट। इसने क्या किया है कि राज्य को कल्याणकारी राज्य कार्य करने चाहिए। इसने कहा कि राज्य को जो कार्य करने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। उसने औद्योगिक राज्य की बात की। औद्योगिक राज्य का मतलब क्या है, ये सार्वजनिक, क्या कहते हैं, सार्वजनिक उत्पादन क्षेत्र है। ये है आपका औद्योगिक, उद्योगों का विकास किया जाए, उद्योगों को खूब लगाया जाए, क्योंकि जब आपके पास उद्योग लगेंगे तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी। और जब लेबर आपके यहाँ काम करेगा उसके पास उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी, क्योंकि लेबर करने से जो पैसा मिलेगा उससे उसकी क्रय शक्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर है। देखिए, इसी में क्या कहते हैं, राज्य के जो कल्याणकारी कार्यों का जो प्रमुख प्रयोगात्मक स्वरूप है वो इंग्लैंड में भी देखने को मिलता है। इंग्लैंड की एक ब्रेजरिक रिपोर्ट एक आती है, नोट कर लीजिएगा, ब्रेजरिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट तथा अमेरिका में रूजवेल्ट उस समय था, रूजवेल्ट की एक उसने एक नया वो दिया था, एक सिद्धांत दिया था, उसका था न्यू डील। यह दो सिद्धांतों में भी इसका ठीक असर दिखाई पड़ता है। वो कहता है कि ब्रेजरिक रिपोर्ट और न्यू डील, यह दोनों में कहता है कि यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की ही चर्चा की जानी चाहिए और लोक कल्याणकारी राज्य के ही संदर्भ में राज्य को कार्य करना चाहिए। राज्य का मूल कार्य क्या होगा, लोक कल्याणकारी कार्यों को करना। लोक कल्याणकारी राज्य पे और कौन कौन विचार देते हैं, एक आपके हब हाउस देते हैं, हब हाउस साहब विचार देते हैं, आपके लास्की विचार देते हैं, आपके मैकाइवर विचार देते हैं। इस तरह के क्या कहते हैं, तमाम सारे लोग विचार देते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है पिछले 20 से 25 सालों में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, रेशनल चॉइस थियरी।
ये ध्यान रखिएगा। ये तो आजकल बार बार पूछा जाता है रेशनल चॉइस थ्योरी किससे संबंधित है? एक्चुअली राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत से ही ये संबंधित है। अभी 20 साल पहले थ्योरी इस समय आई हुई है। ये ब्रिटानिया विश्वविद्यालय की भी मैं बात कर लूँ। ब्रिटानिया विश्वविद्यालय, देखिए ब्रिटानिया विश्वविद्यालय में क्या था, इसके अंतर्गत जो विद्वान थे जो राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे थे। ब्रिटानिया विश्वविद्यालय में क्या नाम है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के सारे लोग एक साथ बैठ के अध्ययन करना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि एक नई परिभाषा दी जाए, नए रूप में परिभाषित किया जाए, तथा उन्होंने व्यक्ति के उद्देश्य और राजनीति के माध्यम से अपने स्वार्थ को सिद्ध को माना। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो उद्देश्य है राजनीति के माध्यम से वह उनको पूरा करने की लालसा के लिए एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश की, एक दूसरे को समाहित करने की कोशिश की। तो उसने कहा कि अगर एक दूसरे को जोड़ के हम कार्य करेंगे तो हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा लंबी क्लास है, थकावट आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन इसे हम आज टॉपिक को पूरा करेंगे क्योंकि हम फिर जैसे कल हम जब नया टॉपिक स्टार्ट करें तो आप लोगों को सरलता हो, एक ही वीडियो में आप सारे टॉपिक्स आपके पूरे जाएं। अगर मैं लॉक की चर्चा करता हूँ, देखिए लॉक ने क्या संपत्ति के बारे में कहा, लॉक ने संपत्ति के अधिकार पर ही सीमित सरकार की बात की थी। देखिए सीमित सरकार की व्यवस्था की बात की थी उन्होंने कहा था कि जो संपत्ति है उस पर सीमित सरकार का जो होना चाहिए, सीमित सरकार का ही हस्तक्षेप होना चाहिए, सीमित सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा उसको खुला ओपन नहीं रखना चाहिए। प्लेटो साहब भी अपनी कुछ बातें कह देते हैं इसी में। प्लेटो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक है, जो आर्थिक है, जो राजनीतिक है, गतिविधियों को अलग अलग करता है। देखिए प्लेटो ने पहले कहा, उसने कहा कि अर्थव्यवस्था की गतिविधियां क्या हैं, अलग हैं, राजनीति विज्ञान की गतिविधियां क्या हैं, अलग हैं। इन दोनों को वो एक साथ नहीं जोड़ता है, लेकिन वो कहता है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए दोनों की आवश्यकता है, लेकिन दोनों को एक साथ वो जोड़ता नहीं है। कहता दोनों के काम अलग अलग हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अरस्तु की बात हम फिर से कर लेते हैं। अभी मैंने पहले की चर्चा की थी, पॉलिटिक्स की चर्चा की थी, एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। अरस्तु ने संपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा है कि संपत्ति व्यक्ति के विकास, संपत्ति को वो इतना आवश्यक मानता है, कहता है कि मनुष्य का अगर डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए संपत्ति की आवश्यकता है। अगर संपत्ति नहीं होगी तो मनुष्य का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लियर है? वो एक चीज़ और वो कहता है कि इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है और कई विरोधाभास उसमें भी आता है और कई बार लोगों का गलत भी होता है। एक स्टेटमेंट है, लोकतंत्र गरीबों का शासन है। ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं, अरस्तु साहब का है और यह इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा गौर करके इसको याद कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसी में एक चर्चा हम करेंगे वणिकवाद की चर्चा करेंगे। देखिए वणिकवाद क्या है? वणिकवाद एक्चुअली 16वीं-17वीं शताब्दी में आधुनिक जो राष्ट्र राज्य के उदय के साथ इसका भी जन्म हुआ था। जब हम 16वीं-17वीं शताब्दी में आधुनिक राष्ट्र राज्य की जब हम चर्चा कर रहे थे, उसी समय इसका भी उदय हुआ था। इसके उदय में एक्चुअली क्या था, इसमें जो बातें हम करते हैं उसमें गतिविधियों की बात कर, आर्थिक गतिविधि की बात करते हैं, शक्तिशाली राज्य की स्थापना की बात करते हैं। उसने कहा कि अगर हम आर्थिक गतिविधियां तब आपकी मजबूत होंगी जब आपका राष्ट्र क्या होगा, बहुत शक्तिशाली होगा। राष्ट्र की शक्तिशाली पे, राष्ट्र की शक्तिता पे, सुरक्षा पर, के बलता पर, राष्ट्र की सुदृढ़ता पर डिपेंड क्या करेगा, आपकी आर्थिक गतिविधियां। तो वो कहता है कि आर्थिक गतिविधियों को मजबूत होने के लिए राष्ट्र की जो शक्ति है वह क्या कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसके विरोध में आर्थिक उदारवाद आया। इसके विरोध में, इस वणिकवाद के विरोध में आर्थिक उदारवाद निकल कर सामने आया। उसने जो अपना मत दिया, उसने कहा कि खुला छोड़ देना चाहिए। उसने आर्थिक गतिविधियों को बिल्कुल ओपन मार्केट की बात कर दी। उसने कहा कि बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, कहीं कोई बाउंडेशन न हो इसके। और इस ओपन मार्केट के ही विरोध में हमारा मार्क्सवाद आया था। इसी के विरोध में हमारा मार्क्सवाद आया था। अगर हम कहें कि वणिकवाद के विरोध में क्या हमारा आया था, वणिकवाद के विरोध में हमारे पास क्या कहते हैं कि आर्थिक उदारवाद हमारे पास आया। अब उदारवाद देखने को मिला था, उसका विरोध किया था, और आर्थिक उदारवाद का विरोध किसने किया था, मार्क्सवाद ने किया था। तो एक चीज़ आपको मैं उसमें दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसे आपको समझ में भी आ जाए। अगर एक चार्ट आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आज लगेगा,
बट लेकिन इसे हम पूरा करेंगे। देखिए, एक तो व्यवस्था होती है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था व राजनीति के बीच संबंध। दूसरा है मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कौन कार्य करता है। तीसरा, आर्थिक संबंधों का स्वरूप कैसा होगा, आर्थिक संबंधों का स्वरूप कैसा होगा। चौथा, आर्थिक लक्ष्य कैसे होंगे, आर्थिक लक्ष्य कैसे होंगे। ये 4 पॉइंट्स होते हैं, 3 और ये 4 पॉइंट्स होते हैं। इन 4 पॉइंट्स में हम देखिए जो चर्चा करेंगे, हम वणिकवाद की चर्चा करेंगे। वणिकवाद क्या कहता है, हम चर्चा करेंगे आर्थिक उदारवाद क्या कहता है, हम चर्चा करेंगे मार्क्सवाद क्या कहता है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। जब पहले वाले में अगर हम संबंधों की चर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था व राजनीतिक बीच संबंध, तो इसमें राज्य निर्माण, राज्य जो होता है इसमें निर्णायक होता है, वणिकवाद में निर्णायक होता है। इसमें स्वायत्तता होती है, इसमें अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्वायत्त होती है, फ्री इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, मार्क्सवाद में जो होती है अर्थव्यवस्था क्या होती है, निर्णायक होती है। मुख्यकर्ता के रूप में यहाँ कार्य कौन करता है, यहाँ पर राज्य करता है, यहाँ पे व्यक्ति करता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या करता है, वर्ग करता है। मैंने 2 वर्गों में चर्चा की थी, एक सर्वहारा वर्ग, एक बुजुर्गा वर्ग, ठीक है ना। तीसरा देखिए, यहाँ पे जो तीसरा है वो आर्थिक संबंधों का स्वरूप कैसा होगा। यहाँ पे जो स्वरूप होगा वो संघर्षमय होगा। संघर्षमय कैसा, जियो मतलब जीने के लिए क्या कहते हैं, लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे। यहाँ पे हमेशा सहयोग होगा, प्रतिस्पर्धा भी दिखाई पड़ेगी, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगी, जैसी परिस्थितियाँ वैसी बदलती रहेंगी। यहाँ पे हमेशा संघर्ष ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ हमेशा संघर्ष रहेगा। अगर हम आर्थिक लक्ष्यों की बात करेंगे, राज्य को शक्तिशाली बनाना है, यहाँ राज्य को शक्तिशाली बनाना है, और यहाँ पे व्यक्ति को अधिकाधिक लाभ होना चाहिए और किसी से मतलब नहीं। यहाँ वर्ग रहित क्या कहते हैं, वर्ग रहित, वर्ग के हित की बात करता है, वर्ग के हित की बात करता है किसके, यहाँ जो क्या नाम गरीब तबके का लोग है उसके हित की बात करता है, उसको मजबूत करने की बात करता है। तो इस क्या कहते हैं ग्राफ के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो गई होंगी कि कैसे क्या कहते हैं चीज़ों को क्या नाम है आप उसको समझ सकते हैं। अगर हम राजनीति विज्ञान में हम आर्थिक संकल्पनाओं के प्रयोग के अगर समर्थकों की बात करें, आर्थिक संकल्पनाओं के प्रयोग के समर्थक कौन कौन से, इसको कौन कौन से लोग फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से लोग इसको मान्यता दे रहे हैं, तो वो जेम्स वुडवैन, नंबर 2 एंथनी डाउन्स और थॉमस सेलिंग। ये 3 राइटर्स नहीं याद रखिए, कभी कभी होता क्या है कि इनके अलावा कोई इतर नाम पूछ लेता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। मैं इसी में एक राइटर और हैं जो छूट रहे हैं, उनकी भी चर्चा कर दूँ। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि एक है रॉबर्ट होल्ट एवं एडवर्ड टर्नर, ध्यान रखिएगा टर्नर की जरा किताब आप लोग देख लीजिएगा। टर्नर की किताब बड़ी पूछी जाती है, एक्चुअली मेरे पास अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कौन सी किताब है। देखिए, राजनीतिक संस्थाओं के अनुरूप ही आर्थिक प्रगति होती है। वो कहते हैं कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अनुसार ही जो आपका इकोनॉमिकल जो प्रोग्रेस है ये किसी पे डिपेंड होती है, इसी पे डिपेंड होती है। वो कहता है कि जैसे इंग्लैंड व जापान में अनुकूल राजनीतिक संस्थाओं के होने मात्र से औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वहाँ पे क्या था, राजनीतिक संस्थाओं के होने मात्र से उसका विकास हो गया था, जबकि राज्य व्यवस्था प्रतिकूल होने के कारण चीन व फ्रांस में ऐसा नहीं हो सका। जो क्या नाम है क्रांति क्या कहते हैं आपकी जापान और इंग्लैंड में हुई थी, उस तरह की क्रांतियाँ चीन और जापान में नहीं हो पाई, जबकि राजनीतिक व्यवस्था उसके अनुकूल थी। तो वहाँ डिपेंड किस पे करता है, वहाँ राजनीतिक अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है कि वो व्यवस्था कैसी है, वो कैसे लोग कार्य कर रहे हैं। तीसरा इसमें देखिए आप, एक गार्नर महोदय हैं, गार्नर महोदय पॉलिटिकल साइंस में है, तो इनको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो इनको इग्नोर कर ही नहीं सकता। तो ये क्या कहते हैं, ये स्पष्ट राजनीति व सामाजिक जीवन अंतः मिश्रित है। वो कहता है कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, मिश्रित हैं, तथा शासन की गतिविधियां व उनके रूप आर्थिक परिस्थितियों ने अत्यधिक प्रभावित होते हैं। वो कहता है कि जो हमारी शासन की जो गतिविधियां हैं और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, यह दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
निसंदेह क्या कहते हैं, जो प्रशासन है वो अधिकांशतः एक दूसरे के साथ आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है या जुड़ा रहता है या जुड़ा होता है। क्लियर। गार्नर महोदय अपना एक स्टेटमेंट छोटा सा ही दे देते हैं। देखिए निक्सन की भी बात कर लें, क्योंकि निक्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट रहा है। तो निक्सन भी सेम चीज़ वही कहते हैं, वो आर्थिक तथ्यों पर चलती है। वो कहती है जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है आपका है वो इकोनॉमिकल फैक्ट्स पे चलता है, वो इकोनॉमिक फैक्ट पे चलता है। वो कहता है कि आर्थिक जो इतिहास है बुरे शासन के घातक प्रभावों के अनंत दृष्टांत प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि अगर आपका जो शासन की जो व्यवस्था है, अगर आर्थिक फैक्ट्स अगर आपके जो शासन की व्यवस्था अगर बेहतर नहीं है तो इकोनॉमिकल रूप से भी आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो कहता है कि दोनों में मतलब क्या, पॉलिटिकल सिस्टम आपका और प्लस इकोनॉमिकल फैक्ट जो है ये दोनों का बेहतर होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो बेहतर नहीं कर पाएगा, यह बताना चाहते हैं। देखिए अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान पर अर्थशास्त्र का क्या प्रभाव है। ये कुछ पॉइंट्स मैं बोलता जाऊंगा बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि जो चीज़ें आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें मैंने आपसे चर्चा कर ली हैं। अब शॉर्ट पॉइंट्स में हम 7-8-10 पॉइंट्स में आपको बताएंगे इसके क्या हम कैसे पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स पर अपना प्रभाव। देखिए गौर करिएगा, दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, जितनी भी रिवोल्यूशंस हुए, जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, उनका कारण आर्थिक ही रहा है। वो कहीं ना कहीं जो रेवोल्यूशंस हुए हैं उनका कारण क्या है, इकोनॉमिक ही रहा है। आर्थिक जुल्म राजनीतिक आंदोलन को जन्म देता है। आर्थिक जो जुल्म होता है वो क्या कहता है, राजनीतिक आंदोलन को जन्म देता है। हर राजनीतिक क्रांति के पीछे आर्थिक कारण होते हैं। हर जो राजनीतिक क्रांति होती है उसके पीछे क्या है, आर्थिक कारण है। तीसरा आप कह सकते हैं कि हर राजनीतिक विचारधारा जैसे उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, फासीवाद आदि का जो आधार वो क्या है, आर्थिक आधार है। चौथा आप कह सकते हैं आर्थिक शोषण की जो भूख क्या कहते हैं, राजनीतिक युद्धों का जो कारण बनती है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या 2003 में इराक हमला या भारत पाकिस्तान के मध्य भी जो भी तनाव चल रहे हैं, ये सभी के पीछे अगर आप देखेंगे तो फैक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक ही हैं। फैक्ट्स क्या है, अर्थशास्त्र ही है। कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र की वजह से ये सारी व्यवस्थाएं चल रही होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। मानव तथा समुदाय, जो आपका जो मानव है और जो समुदाय है का राजनीतिक व्यवहार, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, वो इकोनॉमिक रिलेशंस, इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से क्या कहते हैं, इसी इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से टिका हुआ है। मानव समुदायों का और हमारा पॉलिटिकल जो बिहेवियर है, यह तीनों चीज़ किस पे टिका हुआ है, इकोनॉमिक्स पर ही जाकर टिका हुआ है। राजनीतिक जो आपका ढांचा होता है वो आर्थिक संबंधों की छाया के अनुरूप होता है। आर्थिक परिस्थितियों के राज्य की उत्पत्ति, राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। जैसे अब इसमें डेविड ईस्टन का जो आगत इनपुट आउटपुट मॉडल थ्योरी जो डेविड ईस्टन की है, वो भी क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र की संरचना पर ही, संकल्पना पर ही पूर्णतः आधारित है। आप कभी गौर करके देखिएगा, इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा उसी। अगर आप आधुनिक कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे, आधुनिक कल्याणकारी राज्य की जो बात करेंगे, उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो आर्थिक ही है। क्योंकि आर्थिक कल्याण क्या है, जब आपके पास पैसा आएगा, आधुनिक कल्याणकारी राज्य में जब पैसा आएगा तभी तो आप लोगों के कल्याण की बात करेंगे। कल्याण कैसे होगा, कल्याण अर्थव्यवस्था के माध्यम से होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, वहाँ भी इसका महत्व बढ़ जाता है। राजनीतिक कानूनों की बात करें तथा नीतियों के पीछे अगर आप देखेंगे तो जो उद्देश्य उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, आर्थिक ही उसका उद्देश्य है। आप राजनीतिक कानूनों की बात कर रहे हैं, नीतियों की बात कर रहे हैं, आप लॉ की बात कर रहे हैं, आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है कि हमें कितना ज़्यादा पैसा राज्य को मिलेगा, राज्य को या समाज को कितना लाभ मिलेगा, समाज को उसको क्या प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट कैसा, प्रॉफिट आपके पास इकोनॉमिक का ही है। तो बार बार वो सभी साथों को एक साथ जोड़कर वो देखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता है, समानता है, अधिकार है, सामाजिक न्याय है एवं प्रजातंत्र जैसे राजनीतिक आदर्शों का मूल्यांकन भी अगर आप करेंगे तो मूल्यांकन का जो आधार होगा, जो बेस होगा, वो क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था होगा। आर्थिक आधार पर ही किया जाता है। चाहे वो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं उदारवाद की बात कर रहा हूँ, चाहे मौलिकवाद की बात कर रहा हूँ, चाहे फेज 1, फेज 2, फेज 3 की बात कर रहा हूँ, सभी चारों जो पैरामीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेट किस पे होते हैं, आर्थिकता पे जाकर सेट होते हैं, आर्थिक पे जाके कहीं ना कहीं सेट होते हैं। तो दोनों शास्त्रों का अध्ययन वस्तु सामाजिक मानव है तथा उद्देश्य समाज कल्याण है। इसमें देखिए अध्ययन की जो वस्तु है वो सामाजिक मानव है, लेकिन जो उद्देश्य है वो क्या है, समाज कल्याण है। और समाज कल्याण के उद्देश्य के लिए अर्थ का होना
आवश्यक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे जब हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति का प्रभाव, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सरकारों में परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन की बात करेंगे सरकारों में। अब राजनीतिक अस्थिरता की बात करेंगे। युद्ध आदि में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था क्या करती है, अगर आपके पास युद्ध हो रहा होगा राज्य में अगर राजनीतिक अस्थिरता होगी, सरकारें टूटेंगी बनेंगी, या सरकारों में परिवर्तनशीलता होगी, सरकारें बार बार बदल रही हैं, चुनाव कराए जा रहे हैं, तो सारा प्रभाव किस पे पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर आके पड़ता है। राज्य जो होता है अर्थव्यवस्था संबंधी नीतियों का निर्धारण करता है। राज्य का जो मुख्य मोटो है वो पैसा कहाँ से आए, इसीलिए हम बजट की चर्चा करते हैं, इसीलिए हम अनुदान की चर्चा करते हैं। ये जो सारी चर्चाएं हम करते हैं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसके माध्यम से बजट को देखते हैं, हम अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि राज्य के पास यदि आर्थिक व्यवस्था से मजबूत रहेगा तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा और सही तरीके से काम कर पाएगा। तीसरा इसमें करता है आर्थिक योजना जो होती है, इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती है राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कार्य है ये कौन करता है, राज्य करता है, और इसकी महत्वपूर्ण स्थिति इसकी और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर आप देखेंगे राज्य का जो उत्पादन है, वितरण है, नियंत्रण है, मुद्रा है, व्यापार है, श्रमिक पूंजीपति है, बजट है, बैंकिंग है, निर्यात है, आदि सभी मामलों में अगर देखेंगे तो मुख्य भूमिका कौन निर्वहन करता है, मुख्य भूमिका निर्वहन करता है राज्य। राज्य के माध्यम से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चल पाती हैं। ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था से संबंधित है, लेकिन करता कौन है, राज्य करता है। कहाँ पे होती हैं, राज्य में होती हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। एक और पॉइंट इसमें देख लीजिए, उपज का राज्य, जैसे गलब्रेथ लिखते हैं, गलब्रेथ का है उपज का राज्य का सिद्धांत किसने, गलब्रेथ ने दिया था। गलब्रेथ की मैंने थ्योरी बताई थी, औद्योगिक राज्य है, इंडस्ट्रियल थ्योरी। उसने कहा था कि जो इंडस्ट्रियल थ्योरी है इसका सारा का सारा फोकस क्या होगा, वो स्टेट के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टेट की जो मुख्य भूमिका होगी वो क्या होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया जाए, औद्योगिक क्रांति की जाए, औद्योगिक राज्य बनाया जाए। उन्होंने यहाँ तक कि देखिए औद्योगिक राज्य को ही औद्योगिक कह दिया, राज्य को ही क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था के साथ उन्होंने जोड़ दिया। ये गलब्रेथ महोदय का बहुत बड़ा एक योगदान था। अब इसमें हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था और राजनीति शास्त्र के मध्य क्या अंतर क्या है, इसको भी 2-4 पॉइंट्स में हम देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो गया है। तो इसमें किन तरह का अंतर है जिसके माध्यम से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन अंतरों पर हम विचार करें। देखिए आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित तो हैं, लेकिन दोनों को एक मान लिया जाए यह संभव नहीं है। देखिए दोनों एक दूसरे से, इनके क्षेत्रबिंद, इनके दोनों को अपना जो क्या कहते हैं कि प्रकृति होती है, जो क्षेत्र होता है, जो उद्देश्य होता है, इनमें कहीं ना कहीं भिन्नता आती ही आती है। इनके आधार पे आप इनकी भिन्नता को अब देख सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट्स में अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के आर्थिक जीवन से संबंधित है, और जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या नाम, राजनीतिक जीवन संबंधित है। राजनीति का संबंध जो है राजनीतिक विषयों और राजनीतिक क्रियाकलापों से है, जबकि जो इकोनॉमिक्स होता है, जो अर्थशास्त्र होता है, उसका उपयोग है, उत्पादन है, क्रय है, विक्रय है, मनुष्यों के द्वारा जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं अर्थव्यवस्था संबंधित, उनसे उनका जो समायोजन होता है उनका उन पे हम अध्ययन करते हैं। तो मैं पहले ही इसका भूमिका में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। देखिए दूसरा, अर्थशास्त्र जो है भौतिक वस्तुओं संबंधित है, जबकि राजनीति शास्त्र मूल रूप से व्यक्तियों से। अर्थशास्त्र क्या है, भौतिक वस्तुओं से संबंधित है, और राजनीति क्या है, राजनीति जो आपका है मूल रूप से व्यक्तियों संबंधित है। आइवर ब्राउन का एक मैंने कॉन्सेप्ट, शायद मैंने चर्चा की थी कि नहीं की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने आइवर ब्राउन ने अपने शब्दों में साफ साफ लिख दिया है कि अर्थशास्त्र जो है वस्तुओं से संबंधित है और राजनीति शास्त्र व्यक्तियों से संबंधित है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, अर्थशास्त्र भौतिकता से संबंधित है, वस्तुओं से संबंधित है, राजनीति विज्ञान मूल्यों से संबंधित है, व्यक्तियों से संबंधित है, ये आइवर ब्राउन का स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको आप आइवर ब्राउन का जो स्टेटमेंट है उसको याद रखिएगा। अर्थशास्त्र वस्तुओं से संबंधित है और राजनीति शास्त्र व्यक्तियों से संबंधित है। तीसरा देखिए, आप इस पर कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है, वह नैतिक और आदर्श की ओर ध्यान है। इसमें नैतिकता और आदर्श नहीं होता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़।
नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप राजनीति शास्त्र की बात करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिस्ट्री में ही आपको बता चुका हूँ, ये आदर्शनात्मक विज्ञान है। आदर्शनात्मक विज्ञान है। इसका जो दृष्टिकोण क्या है, नैतिक भी होता है। अर्थशास्त्र में व्यक्ति लक्ष्य नहीं होता, लेकिन व्यक्ति लक्ष्य नहीं होता, लेकिन व्यक्ति होता भी है। लक्ष्य तो नहीं रखते, लेकिन उसको क्या है कि सामान अगर बना रहे तो व्यक्ति ही तो खरीदेगा, व्यक्तियों के लिए तो बना रहे हैं, तो वो मार्केट को देख के बनाया जाता है। वो व्यक्ति का महत्व केवल उसके द्वारा बनाई गई और बेची गई, प्रयोग में जो लाई गई जो वस्तुएं हैं उन्हीं तक केवल सीमित है। इसलिए कहा जाता है कि अर्थशास्त्र वह व्यक्ति है जो दाम तो सभी वस्तुओं का जानता है, किंतु मान एक का भी नहीं है। वो सभी को जानता है लेकिन मान किसी का भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हर व्यक्ति बराबर है, जो खरीदेगा वही महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो व्यक्ति को, इकाई को साध्य मानता है। वो कहता है कि हमारे लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उसकी नैतिकता इंपॉर्टेंट है, हमारा राज्य तब बेहतर होगा जब व्यक्ति बेहतर होंगे। अर्थशास्त्र क्रियात्मक है। अर्थशास्त्र जो है क्रियात्मक है, उसमें वस्तुओं के यथार्थ रूप का अध्ययन होता है, जबकि राजनीति शास्त्र मूल्यों के मापदंडों का निर्धारण करता है और इसलिए वो क्या हो जाता है, आदर्शवादी हो जाता है। क्लियर है? एक पॉइंट इसमें और समझ लीजिए आप कि जो राजनीति का जो अध्ययन का मुख्यतः राज्य है। राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? राज्य का करते हैं। और राज्य एवं व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और इन संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन होता है। राज्य और व्यक्ति के मध्य जो परस्पर जो संबंध होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, इन्हीं समस्याओं के अध्ययन हम किसमें करते हैं? राजनीति विज्ञान में हम करते हैं। इसके विपरीत अगर अर्थशास्त्र का आप देखेंगे, इसमें क्या कहते हैं, इसका जो मुख्य विषय क्या है, इसका मुख्य विषय धन है। यहाँ राज्य था, यहाँ धन है, तो धन में क्या करते हैं, वही आर्थर ब्राउन वाला स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो कहता है कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है मुख्यतः वस्तुओं से होता है। राजनीति विज्ञान का संबंध क्या होता है? व्यक्तियों से होता है। एक जो होता है, एक कीमत का अध्ययन करता है, ये जो वस्तुओं से करता है ये कीमत का अध्ययन करता है। दूसरा किसका अध्ययन करता है? दूसरा मूल्यों का अध्ययन करता है। तो एक बहुत बेसिक सा था, आप प्रकृति, क्षेत्र और उद्देश्य के आधार पर इनका अध्ययन कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और एक डॉलर, बाकी डॉलर के बारे में आप ज़्यादा चर्चा मत करें, आप न्यूमैन मार्गन बुक थ्योरी, अब ठीक है। धन्यवाद। आप लोगों को अगर यह अच्छा लगा हो, अगर कोई समस्या हुई हो तो आप मुझे मेल करके, मेरी मेल आईडी है centralau.gmail.com। आप इस पे मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे अगर मॉर्निंग में मेल करेंगे 4 घंटे के अंदर अंदर आपको उस मेल का जवाब आपके पास पहुंच जाएगा। अगर कोई आपको समस्या होती, किसी भी तरह कोई सवाल होता तो आप मुझसे इस पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।